मोहतरम इसहाक डार साहब, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं जो लॉ मिनिस्टर साहब ने जो गुजारिशात की हैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं ब्रीफली अर्ज करूंगा जनाब स्पीकर के एक जनरल इलेक्शंस के लिए जो बजट 2022-23 फिस्कल ईयर के लिए जो एलोकेशन थी वो सिर्फ 5 अरब रुपए थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फिस्कल ईयर पिछले 6-7 महीने में कम्युनिकेशंस हुई विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कोई करीबन 54 बिलियन की डिमांड रेज की, लेकिन बात हो रही है जनरल इलेक्शन जो कि फिस्कल ईयर 23-24 में होने थे उसके हवाले से, और फाइनेंस डिवीजन ने उनके साथ कम्युनिकेशन की। वो स्टैंडर्ड है कि कोशिश करते हैं कि कट शट को कॉर्नर्स करें, को सेविंग करें। तो फाइनल फिगर जो था वो 47.4 अरब का तय हुआ। और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई मुल्क में, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के हवाले से, मैं उस तफसील में नहीं जाता कि ये एक आइन जो दोबारा लिखा गया 63A के तहत, ये उसका नतीजा था। अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो फिर तो पंजाब में हुकूमत चल रही थी, एक हुकूमत में तब्दीली आ चुकी थी और वो अपने मुद्दत पूरी करती और फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त होते। तो वो जो एक डेवलपमेंट थी उसने काफी खराबियों का उससे जन्म हुआ, और उसके बाद वो हुकूमत जो है वो 25 मेंबर्स का ना तो कोई गुना था, उनके वोट नहीं गिने गए। एक महले एक सिंपल जो लॉ का स्टूडेंट है, वो भी, आप खुद लॉ के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो अंडरस्टैंड करता है कि जो आपने जिस चीज की आपको सजा मिल रही है वो है कि आपके जमीर ने कहा कि मैंने ये वोट देना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगेंस्ट दी पार्टी लाइन, और फिर मैंने सीट खोनी है। तो वो उसका नतीजा ये हुआ कि वो आज तक दुनिया हैरान है कि 63A की एक नई जो इंटरप्रिटेशन आ चुकी है वो पता नहीं कैसे आई और क्यों आई। उससे तमाम खराबियों ने जन्म लिया, और फिर ये दो असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन थी, मैं समझता हूं कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की एक बदतरीन एक अटेम्प्ट थी। और हमने देखा कि 2 असम्बलियों के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से फंड्स की डिमांड फाइनेंस मिनिस्ट्री में आई। मीडिया उसकी बात कर रहा था कि 50% मजीद खर्चा होगा, स्पेकुलेशन थी मीडिया में। तो हमने लिखा फाइनेंस में कि जी आपने जो ये 2 असम्बलियों को इलादा किया है और आप फंड्स मांग रहे हैं, तो आपके कितने एडिशनल अखराजात होंगे, क्योंकि अब आप इलेक्शन को, एक तो यह है कि एक ही दिन आप इलेक्शन करवाते हैं, आप एक से ज्यादा बैलेट आप स्टैंप करते हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है मोबिलाइज एक वक्त के लिए होती है, जो कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं होती। उसकी मोबिलाइजेशन हफ्ता 10 दिन, उसकी डीमोबिलाइजेशन, उसमें अच्छा खासा ये सारा खर्चा उसी के लिए है। तो उसके नतीजे में उन्होंने हमें जो अमाउंट दिया वो दिया 14.4 अरब। तो इन एनी केस फालतू खर्च होगा, यानी आफ्टर नेगोशिएशन अगर एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो 47.4 बिलियन। अगर ये 2 इलेक्शन स्प्लिट होके होते हैं और वो होते हैं तो फिर एटलीस्ट अनदर 14.4 बिलियन, जिसका मतलब है कि 62 बिलियन जी। तो इस प्रोसेस में जब एक पिटीशन फाइल हुई और एक ऑर्डर आया 4 अप्रैल को, तो उस वक्त इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने 6 अप्रैल को एक करारदाद पेश की और जो पास किया वो रेजोल्यूशन, उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट को, और जिसके नतीजे में फाइनेंस मिनिस्ट्री बाउंड हो गई कि ये पेमेंट जो है ये हम पेमेंट नहीं करेंगे। ये चीज एक तरफ है, और दूसरी तरफ आपका आइन जो है वो आर्टिकल खासकर बजट और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स के हवाले से आर्टिकल 80, 80, 81, 82, 83, 84 गवर्न करता है। जाहिर है कि इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान की जो सेंस थी, जो करारदाद कंसेंसस से पास हुई और जिसके ऊपर जाहिर है कि इखलाकन और अदरवाइज
एक जो सॉवरन पार्लियामेंट की जो एहतराम होता है, तो वजारत खजाना के पास सिंपल जो प्रोसेस है जिसको बार बार इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है वो अवेलेबल नहीं था। यानी कि पूरे साल में जब आप एक यानी बजटेड अमाउंट से आगे जाते हैं तो या टेक्निकल सप्लीमेंट्री होती है, वो मिनिस्ट्री अपना किसी खर्च को कम करती है, कहती है इधर से हम काट लेते हैं, फला मद में हमें दे दें, या इंटर मिनिस्ट्रियल भी होती हैं, दोनों मिनिस्ट्रीज की कॉन्सेंट होती है, या फिर प्योर सप्लीमेंट्री होती है कि अगर वहां अगर रखा है आपने 5 अरब तो आपको चाहिए और 20 अरब, तो वो एक प्योर सप्लीमेंट्री है कि आपको वो उसके बजट के अंदर नहीं, आपको एक्स्ट्रा देना है। तो ये वो प्रोसेस था जिसके लिए बाय द वे ना कि कोई समरी किसी ने मूव की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ना किसी और जगह से कोई, तो ईसीसी या कबीना हवा में तो नहीं कर सकती। देयर इज अ प्रोसेस और प्रोसेस फॉलो होता है। प्रोसेस ये है कि इस तरह की जो सप्लीमेंट्री आती हैं, डजन्स आती हैं और हर महीने आती हैं, टेक्निकल भी आती है, रेगुलर भी इक्का दुक्का आती है। कोशिश होती है हुकूमत की और वजारत खजाने की कि रेगुलर सप्लीमेंट्रीज टोटली अनअवॉइडेबल, वो आखिरी क्वार्टर से पहले ना दें, वो मैनेज करे 3 क्वार्टर से फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये जो सप्लीमेंट्रीज के कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई। ये फैसला ये हुआ कि एक ही तरीका है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसी ढूंढी जाए, हवा में तो नहीं आप जाके कह सकते। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, तो मेक नो मिस्टेक, nobody can give money unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law। वो प्रोसीजर ये है कि एक समरी होगी, समरी के बगैर ये एक एज ए मैटर तो डिस्कस हो सकता है, एक फैसला नहीं हो सकता ईसीसी में या काबीना में। तो ये सोचा गया, सोच के क्या किया जाए, तो कोई उसके ल्यू में हमने 81E का सहारा लिया। ये है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब उसके तहत हमने 81D पहले देखा गया, उसमें था कि एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। यह वर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट लिमिटेड अस टू यूज दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि ये कोई फॉरेन कोई जजमेंट होती पाकिस्तान से बाहर किसी की, अपना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की, किसी कोर्ट की, तो फिर तो था। तो देन वी टुक द सहारा 81E का। वो क्या कहता है, एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्ट ऑफ मजलिस शूरा टू बी सो चार्ज। हमने उसके तहत काबीना में ले गए, काबीना ने अप्रूवल दे दी, हम उसको इस हाउस में ले आए, और एज दिस हाउस हैज द सॉवरन विल टू डिसाइड वट एवर दे वांट टू डिसाइड, और उसमें मैं समझता हूं कि दे हैव अ रीजन टू डिसाइड व्हाट दे डिसाइडेड। वो कहते हैं हम इसको फैसले नहीं मानते, वो 4-3 का फैसला है। यानी ये जो सवाल उठ रहा है कि हाउ कम के मनी बिल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसका मनी बिल जो है वो कैसे रिजेक्ट हो गया, तो उसके पीछे रैशनल है। ये जो अपना पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए या नुमाइंदगान बैठे हुए हैं इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में, वो उस फैसले को कहते हैं, उसकी करारदाद में है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये फैसला 438 तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। बहरहाल वो जो एक जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर को एक तरफ भी रख दें, तो हमने पूरी कोशिश की कि अगर हमें ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो इसके तहत फिर हम एक चार्ज एक्सपेंडिचर के तौर पे वी कैन प्रोसीड। तो आपने देखा, आपने चेयर किया, इस हाउस में वो बिल पेश हुआ 81E के तहत, काबीना ने अप्रूव किया और इस हाउस ने उसको अप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट कर दी। नाउ ऑब्वियसली द हाउस इज सॉवरन, नोबडी कैन डू एनीथिंग। उसके नेक्स्ट हमने देखा कि फिर जो एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया कि जी नहीं, आप ये पेमेंट करें, स्टेट बैंक ये पेमेंट करें। नो, स्टेट बैंक कैन नॉट डिसबर्स मनी। इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ऑपरेटर है, वो फाइनेंस डिवीजन है। ये समझने वाली बात है। स्टेट बैंक ने यहां तक तो कंफर्म कर दिया कि हमने एलोकेट कर दिया है, जो हमारे FCF अकाउंट में पैसे पड़े हैं 21 बिलियन तक हमने उसको रोक लिया है। आपको याद होगा, होता था चेक गुड फॉर पेमेंट, कि अगर मैंने अपना चेक इशू किया और मैं अपने बैंक के पास गया, वो जो मैं जिसको देना है वो कहता नहीं भाई मुझे नहीं पता चेक होगा कि, तो पीछे गुड फॉर पेमेंट, वो आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ब्लॉक कर लेते।
तो स्टेट बैंक इस हद तक सकता था ऑर्डर पे अमल दरामद करने की, वो ये नहीं कर सकता था जो उनको कहा गया कि आप पैसे रिलीज कर दो। देयर इज नो सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने इसको फॉलो कर ना फाइनेंस के। अच्छा अब मामला आ गया कि फाइनेंस विल ऑथोराइज एंड देन दे विल रिलीज। फाइनेंस खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक सप्लीमेंट्री ग्रांट या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस मुकम्मल ना हो। और यहां सबसे जो बड़ी बात थी वो 6 अप्रैल की करारदाद है जो कि कैटेगोरिक फेडरल गवर्नमेंट को कह रही है कि आप मत पैसे दें, या हम इस फैसले को मानते ही नहीं है। तो उसके नतीजे में आपने देखा कि एक और फिर ऑर्डर आ गया, और वो जो ऑर्डर था वो दोबारा उसमें जो मुख्तलिफ जो अभी जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने एक चीज एक्सप्लेन की है। मैं सबसे पहले तो जब ये ऑर्डर आया तो मैं समझता हूं कि राइटली सो स्टैंडिंग कमेटी ने अपना सू मोटो उसका, आपकी फाइनेंस कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली है, उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर थ्रेडबेयर डिस्कशन द स्टैंडिंग कमेटी रिजॉल्व्ड एंड डायरेक्टेड द फाइनेंस डिवीजन that in order to comply with the orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan and the constitutional scheme provided by authorization and release of funds for the purpose of general election, the matter may be placed before the National Assembly in the form of a bill through the Federal Cabinet. This has been necessitated because of the fact that the Supreme Court of Pakistan in its order dated 14th of April had also directed the Finance Division to adopt the constitutional procedure by way of ex post facto approval. Sir, emphasis ex post facto approval. इसमें जरा थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूं जी. In order to avoid any future complication whereby the funds are released and ex post facto approval granted, the above course has been recommended. तो ये था जी इस ऑनरेबल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू ऑफ नेशनल असेंबली का फैसला, और उसके नतीजे में ऑब्वियसली हम वापस फाइनेंस डिवीजन फेडरल कैबिनेट को लेके गई, और उस के नतीजे में वी टुक ए मोशन अप्रूवल ये हुआ हमारा काबीना से दैट सप्लीमेंट्री सम नॉट एक्सीडिंग 21 बिलियन बी ग्रांटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट to meet the expenditure other than charged during the financial year ending 30 June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan demand number 64A. तो जनाब स्पीकर इसको भी इस हाउस ने इसको भी वोट डाउन कर दिया। अब ये एक अगर जब आप ऑर्डर पढ़ते हैं तो ऑर्डर में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन यही है कि जी किसी मिनिस्ट्री की अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट है, अगर काबीना या प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड है तो उसका एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एक समरी मूव होती है, उसमें थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होती है, ईसीसी अप्रूव करती है, फिर आफ्टर मुस्तफा इंपैक्ट्स वो स्टैंड अलोन फिर भी अप्रूवल फाइनल नहीं है, वो काबीना को या काबीना की मीटिंग में या थ्रू सर्कुलेशन काबीना अप्रूव करती है। अब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें हाउस ने पहले 6 अप्रैल को करारदाद पास कर दी और अपनी सेंस दे दी। दूसरी दफा एक अटेम्प्ट की गई कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिसके तहत कोई ट्रांजैक्शन हो सके। वो इंस्ट्रूमेंट, वो बिल था, वो ट्रांजैक्शन के लिए नहीं था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था जो ट्रांजैक्शन को करने के लिए था, वो ट्रांजैक्शन इटसेल्फ नहीं थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरा, जब वोट ये एक्सपेंडिचर को तीसरी दफा लेके आए तो उसको भी हाउस ने अप्रूव नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि ये इन हालात में अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है कि जी ये पेमेंट मैं आपकी इजाजत से ये जरा चंद अल्फाज पढ़ देता हूं जी। When viewed from this perspective, the rejection, ये पैरा 8 है ऑफ दिस ऑर्डर जो 19 का है, रिजेक्शन ऑफ डिमांड नंबर 64A जिसका मैंने अभी जिक्र किया और इस हाउस ने उसको रिजेक्ट किया, हैज सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस। One possibility is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the Prime Minister, have lost the confidence of the majority of the members of the National Assembly. यह पैरा नंबर 8 है 19 अप्रैल के ऑर्डर का। The learned Attorney General categorically stated that this was not so. The federal cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of the National Assembly. मैंने अभी अंडरलाइन किया है कि ये स्टैंडर्ड तो मनी बिल पास होते हैं, बजट पास होते हैं सारी दुनिया में। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वेयर बाय
हाउस ने अपनी सेंस पहले दे दी, एक अटेम्प्ट किया कि एक इंस्ट्रूमेंट दे दे जिसके तहत फाइनेंस उसको मूव कर सके पेमेंट के लिए प्रोसेस, वो रिजेक्ट हो गया। फिर एज सच एक्सपेंडिचर की आ गई उसमें 82(2) के नीचे कि वोटेड एक्सपेंडिचर के तौर पे दे दे, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो ये आगे जो मैं समझता हूं कि जो लिखा है ऑर्डर वो जरा सुन लें। फॉर प्रेजेंट पर्पसेस वी एक्सेप्ट द स्टेटमेंट मेड बाय द लर्नड अटॉर्नी जनरल। द अदर पॉसिबिलिटी देन इज that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous। मैं समझता हूं कि ये बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड है। दैट मीन्स कि यहां सारे जो लोग बैठे हैं, क्या इनको कोई समझ बूझ नहीं है कि वो जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? दे नो व्हाट दे आर डूइंग। दे हैव कैटेगोरिकली एक्सप्रेस्ड देयर विल ऑन 6th of April इन दिस रेजोल्यूशन कि हम क्यों कर रहे हैं इसको अपोज, क्यों फेडरल गवर्नमेंट ना करे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे फेडरल कैबिनेट चाहे फाइनेंस डिवीजन चाहे, नो पेमेंट कैन बी मेड। दिस हाउस हैज कैटेगोरिकली स्टॉप द पेमेंट। सो हमें अब आगे जो इसमें जो लिखा गया वो ये है कि फॉर प्रेजेंट पर्पसेस वी एक्सेप्ट द स्टेटमेंट मेड बाय अटॉर्नी जनरल। The other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified। Rectification तो उधर होती है जब के आपसे कोई गलती हो जाए या आपने अनकॉन्शियसली कोई कर दिया। ये तो इन्होंने बड़ी एक दफा नहीं 3 दफा ये अपना फैसला सुना चुके हैं। मैं समझता हूं कि क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? क्या अब अगर फैसला हो जाए, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जब फौत हुई तो क्या इलेक्शन वक्त पे हुए थे? नहीं वक्त पे हुए थे। तमाम पार्टी से इसी तरह कंसेंसस की, इलेक्शन आगे चले गए। क्या जब कैलेमिटी आई 88 में तो इलेक्शन वक्त पे हुए थे? सो देयर आर प्रेसिडेंट्स। आपका आर्टिकल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 254, अगर आपका कोई टाइम लाइन के साथ कोई एक्शन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नॉट परफॉर्म विद इन टाइम लाइन बट इट हैज बीन परफॉर्म्ड, इट इज वेरी मच लेजिटिमेट एंड लीगल एक्शन। उसमें कोई खराबी नहीं है। आप उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जनाब स्पीकर, मुझे ये भी इजाजत दे, चूंकि मैं वज़ीर खजाना इसहाक डार कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमने पूरी जांच पड़ताल के बाद यह फैसला किया कि हम ये बजट जारी नहीं कर सकते। इससे पहले हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 14 अरब का कहा गया था, लेकिन मजमूई तौर पर अब हमें 21 अरब रुपए जारी कर रहे हैं और 21 अरब के लिए